Hello creative civil engineers, welcome to this lecture of strength of materials. In this lecture we're going to talk about deflection of composite members and we will solve 4 different questions of composite members. So let's dive into this lecture. तो कंपोजिट बार्स वो होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा बार्स होते हैं और वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। इसका मतलब जो उनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डिफरेंट होती है। वो रिजिडली फिक्स होते हैं एक जगह से और दूसरे एंड पे हम उन पे लोड लगाते हैं और वो एक्ट करते हैं एज अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट का मतलब है कि अगर मैंने उन पे लोड लगाया तो जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई हर बार में इंडिविजुअली वो सेम होगी सभी बार्स के लिए, और जो लोड इन बार्स ने कैरी किया है इंडिविजुअली उन सब का जो टोटल सम है, सभी बार्स पे जो लोड लग रहा है उन लोड्स का जो सम है वो इक्वल होगा जो टोटल लोड मैंने अप्लाई किया है उस सिंगल यूनिट पे। तो अब सिंगल यूनिट का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने लोड अप्लाई किया लेकिन जो डिफ्लेक्शन है वो सभी बार्स में हो रहा है। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास दो बार्स हैं जो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं 1 और 2, और एक एंड से वो फिक्स्ड हैं किसी सरफेस से किसी कनेक्शन से और दूसरे एंड्स पे हम लोड लगा रहे हैं। So suppose P is the total load applied on the composite bar, L is the length of both of the bars, A1 and A2 are the area of cross sections of bar 1 and 2, E1 and E2 are the Young's modulus for bar 1 and 2, P1 and P2 are the load shared by bar 1 and 2, and sigma 1 and sigma 2 are the stresses induced in bar 1 and 2. So as I already told you कि जो मैंने टोटल लोड अप्लाई किया है वो शेयर किया जाएगा सभी बार से, और उन सभी बार्स ने जो लोड शेयर किया है उसका सम हमारे टोटल लोड अप्लाइड के इक्वल होगा। तो here I can write it as P is equal to P1 plus P2. Also if sigma 1 is the stress in bar 1, then we can write it as load carried by bar 1 divided by area of cross section of bar 1. That is sigma 1 equals to P1 by A1 or P1 equals to sigma 1 A1. Similarly for bar 2, sigma 2 will be equal to P2 by A2 or P2 will be equal to sigma 2 into A2. Now substituting these load values into our total load equation, that is P is equal to P1 plus P2, we will get it as P equals to sigma 1 into A1 plus sigma 2 into A2. And since ends of both of the bars are rigidly connected, each bar will change in length by the same amount. Now अब इस केस में जो लेंथ है दोनों बार्स की वो भी सेम है और डिफ्लेक्शन भी सेम है। तो आपको पता है कि डेल्टा L बाई L क्या होता है, स्ट्रेन। इसका मतलब स्ट्रेन इन बार 1 एंड बार 2 विल बी सेम। सो स्ट्रेन इन बार 1 को मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस इन बार 1 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ बार 1 दैट इज सिग्मा 1 बाय E1, और सिमिलरली स्ट्रेन इन बार 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाय E2, एंड इफ बोथ ऑफ द स्ट्रेन्स आर इक्वल then we can write it as sigma 1 by E1 equals to sigma 2 by E2. Alright, तो जो हमने अभी इक्वेशंस पढ़ी दैट इज़ के P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 और P इक्वल्स टू सिग्मा 1 इंटू A1 प्लस सिग्मा 2 इंटू A2 और स्ट्रेस की इक्वेशंस, और ये लास्ट में स्ट्रेन वाली इक्वेशन सिग्मा 1 बाई E1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 बाई E2। तो ये सारे जो हैं ये हमारे बेसिस हैं जो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मतलब इन्हीं इक्वेशन से हमें जो आगे के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने हैं। देयर इज़ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट the ratio of modulus of elasticity of two materials is called modular ratio. So the ratio of Young's modulus of first material to the second is called modular ratio. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, it says that a steel rod of 3 cm diameter is enclosed centrally in a hollow copper tube of external diameter 5 cm and internal diameter of 4 cm. The composite bar is then subjected to an axial pull of 45,000 Newton. If the length of the bar is equal to 15 cm, determine the stresses in the rod and the tube and load carried by each bar. Take E for steel equals to 2.1 into 10 raised to the power 5 and for copper is 1.1 into 10 raised to the power 5 Newton per mm square. तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक कॉपर ट्यूब के अंदर एक स्टील रॉड एनक्लोज्ड है और हमारे पास गिवन है इनके डायमीटर्स, इनकी लेंथ और कितना इस कंपोजिट बार पर लोड लग रहा है, और हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रेसेस इन रॉड एंड ट्यूब और दोनों बार्स ने कितना लोड कैरी किया। तो अब हमारे पास टोटल लोड गिवन है। अब टोटल लोड की हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, सपोज़ करो कि अगर AS AC एरियाज़ हैं स्टील रॉड और कॉपर ट्यूब के और सिग्मा सिग्मा C स्ट्रेसेस हैं दोनों बार्स के, तो जो हमारी टोटल लोड की इक्वेशन है दैट इज़ P इक्वल्स टू सिग्मा S इंटू AS प्लस सिग्मा C इंटू AC, वो यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अब हमारे पास AS AC तो आ सकते हैं क्योंकि हमारे पास डायमीटर है, लेकिन सिग्मा S और सिग्मा C कैसे लेके आएंगे, और हमारे पास टोटल लोड भी है। तो अगर मैं इस इक्वेशन से
किसी भी एक स्ट्रेस की वैल्यू ले आऊँ, और वो मैं कैसे ला सकता हूँ कि अगर मैं किसी एक स्ट्रेस को दूसरे स्ट्रेस की टर्म्स में लिख दूँ, और वो हम कैसे करते हैं अभी आप क्वेश्चन में देखिए। सो एरिया ऑफ स्टील रॉड कितना है, π/4d², दैट इज़ π/4 30 स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 706.86 मिलीमीटर स्क्वायर। और जो एक्सटर्नल डायमीटर है कॉपर ट्यूब का वो है 50 मिलीमीटर्स, इंटरनल डायमीटर है 40 मिलीमीटर्स। सो एरिया ऑफ कॉपर ट्यूब क्या हो जाएगा, π/4 d आउटर स्क्वायर माइनस d इनर स्क्वायर। इसकी अगर हम वैल्यूज पुट करें तो क्या आ जाएगा, π/4 50 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, इट विल गिव अस 706.86 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज सेम एज अबव। अब एक्सियल पुल कितना लग रहा है, 45,000 न्यूटन का, लेंथ है 15 सेंटीमीटर्स, यंग्स मॉडुलस स्टील का है 2.1 इंटू 10⁵, कॉपर का है 1.1 इंटू 10⁵। अब हमें पता है कि दोनों बार्स की जो लेंथ है वो सेम है, और जब भी दोनों बार्स की लेंथ सेम होती है तब हम स्ट्रेन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रेन इन बार 1 इक्वल्स टू स्ट्रेन इन बार 2। लेकिन अगर लेंथ अलग अलग है तो हम स्ट्रेन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो सेम रहेगी लेकिन लेंथ दोनों बार्स की अलग अलग होगी। सो अगर हम यहाँ पे दोनों के स्ट्रेन इक्वल करें तो क्या आएगा, स्ट्रेस इन स्टील ट्यूब डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल्स टू स्ट्रेस ऑफ कॉपर ट्यूब डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर मैं किसी एक स्ट्रेस को दूसरे स्ट्रेस की टर्म्स में ले आऊँ, तो अगर मैं इसको लिखूँ सिग्मा एस इक्वल्स टू ई एस बाई ई सी इंटू सिग्मा सी, तो यहाँ पे क्या आएगा 2.1 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10⁵ इंटू सिग्मा सी। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.909 सिग्मा सी। तो अब मैं स्ट्रेस इन स्टील रॉड को लिख सकता हूँ 1.909 सिग्मा सी। अब जाते हैं हमारी टोटल लोड की इक्वेशन के पास, जो कि है लोड ऑन स्टील प्लस लोड ऑन कॉपर, दैट इज सिग्मा एस इंटू ए एस प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी इक्वल्स टू टोटल लोड पी। और यहाँ पे मैं सिग्मा एस को सिग्मा सी की टर्म्स में लिख सकता हूँ। सो पुटिंग द वैल्यूज, दैट इज 1.909 सिग्मा सी इंटू 706.86 प्लस सिग्मा सी इंटू 706.86 इक्वल्स टू 45,000। एंड सिग्मा सी को अगर मैं बाहर ले लूँ और ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 1.909 इंटू 706.86 प्लस 706.86 इक्वल्स टू 45,000। और जो टोटल आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2056.25 सिग्मा सी इक्वल टू 45,000, और सिग्मा सी की वैल्यू आ जाएगी 21.88 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब इस सिग्मा सी की वैल्यू को मैं सिग्मा एस वाले रिलेशन में लिख सकता हूँ। सो सिग्मा एस इक्वल्स टू 1.909 इंटू सिग्मा सी, सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इट विल कम आउट टू बी 41.77 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब यहाँ पे पहला पार्ट तो कंप्लीट हो जाता है कि हमने जो स्ट्रेसेस निकालने थे दोनों रॉड्स में वो तो हमने निकाल लिए। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि लोड कैरिड बाय ईच बार। अब लोड कैसे निकालेंगे, आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, and load can be written as stress into area. We have stress, we have area, so load carried by steel rod will be equal to sigma s into as, that is 41.77 into 706.86. It will come out to be 29525.5 Newton. And load carried by copper tube will be total load minus load carried by steel rod, that is 15,474.5 Newton. And the question is over. Moving to our second question, it says that a steel rod and two copper rods together support a load of 370 kilonewton. The cross-sectional area of steel rod is 2500 millimeters and of each copper rod is 1600 millimeters square. Find the stress in the rods. Take E for steel as 2 into 10 raised to the power 5 Newton per mm square and for copper as 1 into 10 raised to the power 5 Newton per mm square. तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीन रॉड्स हैं, दो कॉपर की और एक स्टील की, जो कि सपोर्ट कर रही हैं 370 किलोन्यूटन के लोड को। उनका एरिया आपको गिवन है और यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेसेस इन द रॉड्स। तो फिगर हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, जिसमें कि दो कॉपर रॉड्स हैं, आउटर वाली और बीच वाली स्टील रॉड्स, जिनमें कि कॉपर और स्टील रॉड्स में डिफरेंस है लेंथ का, और तीनों सपोर्ट कर रही हैं 370 किलोन्यूटन को। और जो कॉपर है वो 15 सेंटीमीटर की लेंथ की है, और जो स्टील रॉड है वो 15 + 10 दैट इज़ 25 सेंटीमीटर की लेंथ की है। तो सबसे पहले हम सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है और हमें कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो P गिवन है हमारे पास 370 किलोन्यूटन दैट इज़ 370,000 न्यूटन्स। AS गिवन है 2500 मिलीमीटर स्क्वायर। AC गिवन है हमारे पास 1600 मिलीमीटर स्क्वायर। अब दो रॉड्स हैं तो 2 × 1600 कर सकते हैं। ES गिवन है हमारे पास 2 × 10 raised to the power 5। EC गिवन है 1 × 10 raised to the power 5। लेंथ ऑफ स्टील रॉड है 25 सेंटीमीटर दैट इज़ 250 मिलीमीटर्स। लेंथ ऑफ कॉपर रॉड गिवन है 150 मिलीमीटर। सिग्मा S है स्ट्रेस इन स्टील रॉड एंड सिग्मा C है स्ट्रेस इन कॉपर रॉड्स।
अब देखो यहाँ पे हमें टोटल लोड गिवन है 370 किलो न्यूटन। इसका मतलब मैं यहाँ पे टोटल लोड वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज टोटल लोड अप्लाई इक्वल टू लोड ऑन स्टील एंड लोड ऑन कॉपर रॉड्स। उसके लिए चाहिए होता है हमें सिग्मा इंटू ए, दैट इज स्ट्रेस इंटू एरिया। अब हमारे पास एरिया है लेकिन स्ट्रेस नहीं है, और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि मैंने एक स्ट्रेस को दूसरे स्ट्रेस की टर्म्स में लिख दिया, तो मैंने वहाँ से दूसरे स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली टोटल लोड की इक्वेशन में से। तो ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। अब जो लोड है वो ऊपर से लग रहा है, तो इसका मतलब जो स्ट्रेसेस हैं वो कंप्रेसिव हैं। सिमिलरली स्ट्रेन भी जो होगा वो कंप्रेसिव होगा, दैट इज़ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो डिक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टील रॉड को मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेन इन स्टील रॉड इनटू लेंथ ऑफ स्टील रॉड। स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। इसमें हमारे पास स्ट्रेस नहीं है लेकिन यंग्स मॉडुलस है और टोटल लेंथ है। सो सिग्मा एस डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁵ इंटू 250। Similarly, decrease in length of copper rods can also be written as sigma c divided by 1 into 10⁵ into 150. Since the decrease in length in all bars is same, so we can put these equations against each other. So that is sigma s by 2 into 10⁵ into 250 equals to sigma c divided by 1 into 10⁵ into 150. अब यहाँ से मैं सिग्मा एस निकाल सकता हूँ सिग्मा सी की टर्म्स में। अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो ये आ जाएगा 1.2 सिग्मा सी। तो इसका मतलब आपको अपनी थिंकिंग को पूरा एक्सपेंड कर लेना है कि हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस है, कैसे हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जिससे कि कोई ना कोई रास्ता हमें मिल ही जाएगा हमारा आंसर निकालने के लिए। तो अब अगर मैं टोटल लोड वाली इक्वेशन अप्लाई करूं, देयर इज लोड ऑन स्टील प्लस लोड ऑन कॉपर विल बी इक्वल टू टोटल लोड अप्लाइड, देयर इज सिग्मा एस इंटू ए एस प्लस 2 इंटू सिग्मा सी इंटू ए सी। अब 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि 2 कॉपर रॉड्स हैं। विल बी इक्वल टू 3700,000। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं इक्वेट करूं तो आ जाएगा 6200 सिग्मा सी इंटू 3700,000, और सिग्मा सी की वैल्यू आ जाएगी 59.67 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर इस सिग्मा सी को मैं सिग्मा एस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो आंसर आ जाएगा सिग्मा एस इक्वल्स टू 1.2 इंटू सिग्मा सी, दैट इज 71.604 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिग्मा एस और सिग्मा सी हमने निकाल दिए। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट 3 bars made of copper, zinc and aluminium are of equal length and have cross section 500, 750 and 1000 square millimeters respectively. They are rigid connected at their ends if this compound member is subjected to a longitudinal pull of 250 kilonewton. Estimate the proportional of the load carried on each rod and the induced stresses. Take the value of E for copper as 1.3 into 10⁵ Newton per mm square, for zinc 1 into 10⁵ Newton per mm square, and for aluminium 0.8 into 10⁵ Newton per mm square. तो इस क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं गिवन है, आपको सिर्फ ये बताया हुआ है कि कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम के 3 बार्स हैं और जिनके जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो 500, 750 और 1000 स्क्वायर मिलीमीटर्स हैं, जिनके जो एंड्स हैं वो एक जगह से रिजिडली कनेक्टेड हैं और दूसरे एंड पे लोड लग रहा है 250 किलो न्यूटन का, और जो तीनों बार्स की लेंथ है वो इक्वल है। तो जो फिगर बन के आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। So sigma C, sigma Z and sigma A is the stress induced in copper, zinc and aluminium bar, and PC, PZ or P is the load shared by copper, zinc and aluminium rod, and L is the length of each bar. अब यहाँ पे हम वही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रेन वाली चीज़, कि जब लेंथ सेम है सभी बार्स की तो स्ट्रेन भी सभी बार्स में इक्वल होगा। नाउ स्ट्रेन इन कॉपर इक्वल्स टू स्ट्रेन इन जिंक इक्वल्स टू स्ट्रेन इन एल्यूमिनियम, दैट इज स्ट्रेस इन कॉपर डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर equals to stress in zinc divided by Ez equals to sigma A divided by EA. अब टोटल लोड वाली इक्वेशन क्या कहती है हमारी, कि लोड ऑन कॉपर प्लस लोड ऑन जिंक प्लस लोड ऑन एल्यूमिनियम इज इक्वल टू टोटल लोड, और लोड ऑन कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम को मैं निकाल सकता हूँ स्ट्रेस इनटू एरिया से। अब यहाँ पे हमें एरियाज तो गिवन है लेकिन स्ट्रेसेस गिवन नहीं है, और जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं कि किसी एक स्ट्रेस को दूसरे स्ट्रेस की फॉर्म में लिख दिया तो हम दूसरे स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली वही केस हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन सिग्मा सी बाई ई सी इक्वल्स टू सिग्मा जेड बाई ई जेड इक्वल्स टू सिग्मा ए बाई ई ए, आई कैन राइट सिग्मा सी एज ई सी बाई ई ए इंटू सिग्मा ए। मेरे पास यंग मॉडुलस हैं दोनों मटेरियल्स के लेकिन सिग्मा ए नहीं है, सो यंग्स मॉडुलस की वैल्यूज पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.625 सिग्मा ए। सिमिलरली सिग्मा जेड को मैं निकाल सकता हूँ ई जेड बाई ई ए इंटू सिग्मा ए, देर इज़ 1 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 0.8 इंटू 10⁵ इंटू सिग्मा ए, विच विल कम आउट टू बी 1.25 सिग्मा ए। अब मैंने सिग्मा सी को भी सिग्मा ए की टर्म्स में लिख लिया, सिग्मा जेड को भी सिग्मा ए की टर्म्स में लिख लिया।
Now putting all these values in our total load equation, it will come out to be 250 into 10 raised to the power 3 equals to sigma C into AC plus sigma Z into AZ plus sigma A into AA. There is 1.625 sigma A into 500 plus 1.25 sigma A into 750 plus sigma A into 1000. Calculating all these terms, it will come out to be 2750 sigma A. Now we can find out the value of sigma A as 250 into 10 raised to the power 3 divided by 2750. It will come out to be 90.9 Newton per mm square. Similarly, I can find sigma C, sigma Z as 147.7 Newton per mm square and 113.65 Newton per mm square. Now load shared by copper, zinc and aluminium can be written as sigma into A for all the three materials. So load shared by copper will come out to be 73850 Newton, 85218 Newton by zinc and 90900 न्यूटन बाय एल्यूमिनियम रॉड। तो ईजी है अभी तक तो जो सारे क्वेश्चन हमने किए। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। This question says that a steel rod 20 mm in diameter passes centrally through a steel tube of 25 mm internal diameter and 30 mm external diameter. The tube is 800 mm long and is closed by rigid washers of negligible thickness which are fastened by nuts threaded on the rod. The nuts are tightened until the compressive load on the tube is 20 kN. Calculate the stresses in the tube and the rod. Also find the increase in these stresses when the nut is tightened by 1/4 of a turn relative to the other. There are 4 threads per 10 mm and take E as 2 into 10 raised to the power 5 Newton per mm square. तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक स्टील रॉड जो कि पास कर रही है एक स्टील ट्यूब से। उस रॉड पे थ्रेड्स बने हुए हैं और उन थ्रेड्स में से हम नट्स डाल के उस एक्सटर्नल ट्यूब को टाइट कर रहे हैं। नट्स से पहले हमने वॉशर्स यूज़ किए हैं नेग्लिजिबल थिकनेस से, जिससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। और आपको उस ट्यूब की लेंथ गिवन है 800 मिलीमीटर्स, डायमीटर गिवन है एक्सटर्नल और इंटरनल, और अंदर की स्टील रॉड का डायमीटर भी आपको गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रेसेस इन ट्यूब एंड द रॉड। और क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है कि हमने उन नट्स को तब तक टाइट किया है जब तक उस ट्यूब के अंदर 20 kN का कंप्रेसिव लोड प्रोड्यूस नहीं हुआ। सो 20 kN के लोड तक हमने उसको टाइट किया नट्स को। अब आप ये देखिए उन थ्रेड्स की वजह से उस ट्यूब में तो कंप्रेसिव लोड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो अंदर की रॉड है उसमें तो टेंसाइल लोड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो जो नट्स हैं वो अंदर की रॉड को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब लोड अप्लाइड ऑन ट्यूब विल बी इक्वल टू tensile load on rod, that is sigma r into air will be equal to sigma t into at. So sigma r की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ 80 by ar into sigma t, it will come out to be 0.6875 sigma t. So now when compressive load on the tube is 20,000 Newton, the stress in the tube will be sigma t into load divided by area of tube, that is 20,000 divided by 68.75 pi. It will come out to be 92.599 Newton per mm square, and which will be compressive. Similarly, substituting the value of sigma t into our above equation, we will get sigma r as 63.66 Newton per mm square, and which will be tensile. अब हमने यहाँ पे स्ट्रेसेस निकाल दिए ट्यूब के अंदर भी और रॉड के अंदर भी। अब जो फाइनल पार्ट था हमारे क्वेश्चन का वो ये कह रहा था कि अगर मैं एक नट के रेफरेंस में दूसरे नट को 1/4 रोटेट करूं तो कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा स्टील रॉड में और स्टील ट्यूब में। इसका मतलब एक नट तो फिक्स्ड है और दूसरा नोट रोटेट कर रहे हैं हम। सो नाउ द न्यू स्ट्रेसेस विल बी सिग्मा r डैश एंड सिग्मा t डैश इन रॉड एंड ट्यूब ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ नट बाय 1/4 ऑफ अ टर्न। अब स्टील ट्यूब को मैं टाइट कर रहा हूँ तो उसकी लेंथ तो डिक्रीज़ होगी। सिमिलरली एट द सेम टाइम जो हमारी स्टील रॉड है उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वो टेंशनल फोर्स इंक्रीज़ हो रही है उस पर। सो डिक्रीज़ इन लेंथ ऑफ द ट्यूब विल बी इक्वल टू स्ट्रेन इंटू एल। सो स्ट्रेस इन ट्यूब डिवाइड बाई ई इंटू एल, and the new stress is sigma t dash divided by 2 into 10 raised to the power 5 into 800. It will come out to be 0.004 sigma t dash. Similarly, the increase in length of the rod will come out to be 0.00275 sigma t dash. अब वो कह रहा है कि हमें 1/4 टर्न देना है, मतलब 45 डिग्री तक, दैट इज़ 1/4 ऑफ अ टर्न। और ये कहता है कि 4 थ्रेड्स में 10 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो एक थ्रेड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाय 4। तो मतलब एक टर्न में वो 2.5 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो 1/4 टर्न में कितना करेगा, तो 1/4 ऑफ 2.5
it will come out to be 0.625 millimeters. बट वो नट क्या कर रहा है, डिक्रीज़ तो कर ही रहा है ट्यूब की लेंथ को, लेकिन साथ में अंदर की रॉड की लेंथ को इंक्रीज़ भी कर रहा है. सो टोटल कितना चेंज कर रहा है वो, डिक्रीज़ इन लेंथ ऑफ ट्यूब प्लस इंक्रीज़ इन लेंथ ऑफ रॉड. तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.625 इक्वल्स टू 0.004 इंटू सिग्मा टी डैश प्लस 0.00275 सिग्मा टी डैश, which will be equal to 0.00675 into sigma t dash, and sigma t dash will come out to be 0.625 divided by 0.00675, that is 92.59 Newton per mm square. Similarly, sigma r dash can also be written as 0.6875 into 92.59, which will come out to be 63.65 Newton per mm square. And this was all about today's lecture. I hope you have learned something. And if you found this video helpful, then please hit that like button. If you have any doubt, query or suggestion, then you can tell me in the comments below. And don't forget to subscribe to my channel because more videos like this are coming for you. And in the next lecture, we will talk about deflection of members having varying cross sections. So cheers.